सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और जैसे जैसे हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, हुकूमत की फॉर्मेशन हो रही है, मुख्तलिफ सूबों में हुकूमत बनती जा रही है, तो वैसे वैसे इकनॉमिक इंडिकेटर्स भी अब बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट में भी हमने देखा 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए खासा बेहतर जा रहा है। आज कारोबार की क्या सूरत हाल रही? 63,000 से ज़ायद पर एक बार फिर इंडेक्स रुका हुआ है। मजीद कितना ग्रो कर सकता है, कितना राइज इसमें अगले 2 दिन में आ सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टॉक एक्सचेंज से हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। कफील, बताइएगा आज तमाम दिन कारोबार किस अंदाज में जारी रहा और एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस वक्त नजर आ रहा है मार्केट में, अगले 2 दिन तक भी ये सिलसिला जारी रह सकता है? देखिए, जैसे जैसे जो है वो सिंध पंजाब की जो हुकूमत है वो बनना शुरू हो गई है, उसके बाद सरमाएदारों का इस्तेमाल किसी हद तक बहाल होना शुरू हुआ है। और यही वजूहत है कि मार्केट में कल भी जो है वो सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव था और आज भी जो है मार्केट के एंड पर जो है वो 483 पॉइंट का मार्केट में इजाफा हुआ है और 63,703 के लेवल पर मार्केट जो है क्लोजिंग आई है। अगर हम बात करें जो अगर तकरीबन 63,929 का मार्केट ने हाई भी बनाया और 15 अरब रुपए मालिक की 44 करोड़ जो हिस्से है उसका मार्केट में कारोबार हुआ है, तो सेंटीमेंट तो खासा पॉजिटिव है। क्योंकि अभी जो सरमाएदारों का कहना है कि जो जैसे हुकूमती मराहिल कम्प्लीट होते हैं ताहम एक जो अगर हम बात कर ले मूडीज की जो रिपोर्ट आई कि उसमें थोड़े वक्त खदशात जो है वो जरूर जाहिर किए गए, जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि जो मखसूद हुकूमत है उसके बाद मुकम्मल मैंडेट नहीं है, तो लिहाजा उससे तो खदशात है। लेकिन सरमाएदारों का कहना है कि हुकूमत अगर IMF से बातचीत कर लेती है और पैसे मिल जाते हैं और एक इकॉनमी की जो अब मराहिल है उसको अगर ग्रेजुअली लेके चला जाता है तो यकीनन जो है वो सरमाएदारों के खासा जो है वो अच्छा होगा और यही वजूहत है कि मार्केट भी आगे बढ़ेगी और इकॉनमी पाकिस्तान की जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे और कह रहे थे सरकारों को खतरा लाहक है। मूडीज़ ने जो नया जायज़ा पेश किया है और जिसमें उनका ये कहना है कि मखलूत जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसके पास चूँकि मैंडेट ना काफ़ी है, तो इसलिए IMF से डील करना कहीं उनके लिए मुश्किल ना हो जाए और अगर ये कोई दुश्वारी होती है तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान IMF की 26 में से 25 शराइत पर अमल दरामद कर चुका है, तो एक वो जो शर्त कोई अटकी हुई है, क्या उसकी बुनियाद पर इस प्रोग्राम को मजीद ताख़ीर का शिकार किया जा सकता है या नहीं, और ये प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है और क्या ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा? ये वो तमाम सवालात और पॉइंट्स हैं जो कि हम रखेंगे नुमान अब्दुल मजीद साहब के सामने। हमारे माशियात हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये मूडीज़ ने जो एक नया जायज़ा पेश कर दिया है, वो ये कह रहे हैं कि खदशात हैं उन्हें पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को लेकर। जो हुकूमत बनने जा रही है उसके पास मैंडेट पूरा नहीं है, नाकाफ़ी है, तो ये आगे क्या सूरत हाल आप बनती देख रहे हैं? एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए IMF के साथ डील करना इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की मईशत के जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसका आवाम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है वो है आपके डॉलर का रेट, डॉलर एप्रिसिएशन, जिसको एक बैरोमीटर या इंडिकेटर माना जाता है कि मईशत किस सिमत में जा रही है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट रेट है जिसकी वजह से बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है। ये अगर आप पिछले भी IMF के प्रोग्राम्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बहस मुबाहिसा रहा है अमंग अदर थिंग्स जो है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर रहा है। जो न्यूज़ सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान का चूँकि इन्फ्लेशन रेट 30% के आसपास है और हमारी जो इस वक्त जो करेंसी है उसके हवाले से भी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल करने के बाद, इंपोर्ट्स को कर्टेल करने के बाद भी उसके अंदर डेफिसिट मौजूद है। तो इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि IMF मज़ीद इंसिस्ट करेगा कि पाकिस्तान की करेंसी को मज़ीद डिप्रिशिएट किया जाए और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को मज़ीद बढ़ाया जाए। अब देखें, इस वक्त 23% पर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बिज़नेस के लिए एक डिज़ास्टर होगा। सिमिलरली अगर हमारा जो पेट्रोल आपका जो डॉलर है अगर 280 पर चल रहा है, अगर इसमें 5 से 10% पे भी अगर इसका अगर कोई डेप्रिसिएशन आया, इस पर इम्पैक्ट आया तो ये 300 क्रॉस कर जाएगा। और 300 एक ऐसा फिगर है, आप जानते हैं कि जो एक नई आने वाली गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो 300 उसकी आने के चंद महीनों के अंदर ही क्रॉस करे। तो मैं ये समझता हूँ, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा है कि वो पीरियड जब पाकिस्तान नया IMF का प्रोग्राम नेगोशिएट कर रहा होता है वो इकॉनमी के लिए सबसे ख़तरनाक वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी होती है। और हमने ये भी देखा है कि कई मरतबा ये जो IMF के प्रोग्राम की नेगोशिएशन है वो कई माह तक चलती रहती हैं। तो अब सारी चीज़ें डिपेंड इस बात पे करती हैं कि IMF किन शराइत के लिए इंसिस्ट करता है और IMF की नेगोशिएशन कितना अरसा चलती हैं। अगर ये महीने में 15-20 दिनों के अंदर कंक्लूड हो जाती हैं तो इकॉनमी पे इम्पैक्ट कम आएगा। लेकिन अगर ये नेगोशिएशन बहुत प्रोलॉन्ग कर गई और कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो उस सूरत में नतीजा कुछ भी निकले, वेदर डिप्रिशिएट करेंसी होती है कि नहीं होती, लेकिन अनसर्टेनिटी का पीरियड जो है वो इकॉनमी के लिए बहुत ही ख़राब होता है। तो नवाज साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त दो महाज पर IMF के साथ हमें डील करना है ना, चूँकि एक तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी जो चल रहा है उसकी जो 3rd इंस्टॉलमेंट आनी है वो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए 1.1 अरब डॉलर्स की
वो कितनी ज़रूरी है, और फिर उसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा वो किस वॉल्यूम का पाकिस्तान को चाहिए होगा। चूँकि एक नॉर्मली ये बात की जा रही है कि 6 अरब डॉलर्स की इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी शदीद ज़रूरत है, लेकिन बांग्लादेश मॉडल पर उसको फंड्स बढ़ाने की भी दरख्वास्त की जा सकती है। वो 7.5 अरब या 8 अरब डॉलर्स तक भी अगर जाता है तो उसकी शराइत फिर मज़ीद सख्त हो जाएंगी, यानी एक आम आदमी पर महंगाई का मज़ीद बोझ पड़ेगा, फिर चैलेंजेस माशी तौर पर पाकिस्तान के मज़ीद सख्त हो जाएंगे। देखें, जहाँ तक इस प्रोग्राम के कंक्लूजन का ताल्लुक है, जो पिछले हमने IMF के रिव्यूज़ देखे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो टेम्प्रेरी फैसिलिटी इस वक्त चल रही है ये तो कंक्लूड हो जाएगी। दिस इज़ माय ओपिनियन। जो भी शराइत वगैरह का मामला है कंक्लूड हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगला प्रोग्राम हमारा जो है किन शराइत पे उसको नेगोशिएट किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि चाहे अगला प्रोग्राम 3 बिलियन का हो, 6 का हो या 8 बिलियन का हो, शराइत IMF की सेम रहेंगी, क्योंकि IMF की शराइत अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं होती कि अमाउंट कितनी है, कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ये जो सवाल मैं समझता हूँ वो ये है कि कब तक हम IMF के प्रोग्राम के तहत चलते रहेंगे, और क्या कोई ऐसा वक्त कभी आएगा कि हम IMF के प्रोग्राम से वाकई IMF का कशकोल जो हम तोड़ने की पोजीशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले कई हुकूमतों में, कई सालों में, माहौसाल में ये देखा है कि हमारे IMF से छुटकारा पाने को, IMF के से कशकोल तोड़ने को एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हमने कभी आज तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई कि वाकई हम IMF के प्रोग्राम से निकल सके। तो मैं ये समझता हूँ कि 6 बिलियन डॉलर हो या 8 बिलियन डॉलर हो या 5 बिलियन डॉलर IMF का प्रोग्राम, शराइत पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यकीनन जब भी IMF की कोई शराइत आती हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप दुनिया की दीगर ममालिक में देख लें, इजिप्ट की करेंसी तकरीबन 90% डिप्रिशिएट हुई थी IMF के प्रोग्राम के बाद। इसी तरह और बहुत सारे हैं जी, एक्स रशियन स्टेट्स में हुआ है, बहुत सारे ममालिक में हुआ है कि जब भी कोई IMF के पास हम जाते क्यों हैं? IMF के पास कोई कंट्री इस वक्त जाता है कि जब उसके बाद डॉलर ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ज़ाहिर है कि पहली शर्त ये होती है कि आप जो है डॉलर अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करें, अपने जो है, ताकि आपके खर्चे कम हो। तो यही शर्त है। अगर हम IMF के पास जा रहे हैं, ये इट्सेल्फ इस बात का इंदिया है कि हमारी इकॉनमी जो है वो स्ट्रक्चरली मजबूत नहीं है, वरना हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। IMF के पास जा रहे हैं, इसका मतलब है कि डॉलर शॉर्ट है हमारे पास। अगर डॉलर शॉर्ट है तो यकीनन IMF जो है इस बात पर इंसिस्ट करेगा कि डॉलर की वैल्यू में मजीद एडजस्टमेंट की जाए। तो नवाज़, अभी तक तो हर हुकूमत को हम देखते हैं कि वो IMF के पास जाती है, कोशिश होती है कि पिछली हुकूमत से बड़ा प्रोग्राम लिया जाए। ये अगर IMF के प्रोग्राम से हमें निकलना है या किसी प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करते हुए प्लान करना है, तो उसके लिए फिर स्ट्रेटजी क्या हो, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो क्या लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है, उसका रोड मैप फिर क्या है? या हम ये इसी तरह रोल ओवर पे चलते रहेंगे, चीन से हम कह दें 2 अरब डॉलर्स को आप रोल ओवर कर दें, वो हम साल बाद दे देंगे, UAE से हम कोई प्रोग्राम रोल ओवर करवा लें, तो ये इस तरह के रोल ओवर्स पर इन्हिसार हमारा कब खत्म होगा? देखिए, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि सऊदी अरेबिया ने अभी अपनी इकॉनमी को जब डाइवर्सिफाई करना था तो 2018 में उन्होंने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था, विजन 2030। इन्हें 12 साल का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने अपने अहदाफ मुकर्रर किए थे, बताया था कि हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो जो भी कंट्रीज़ अपने कोई अहदाफ मुकर्रर करती हैं, इकनॉमिक सॉवरेनिटी की तरफ जाती हैं, या कोई काम वो चाहती हैं कि वो एक अपने ट्रेडिशनल इकनॉमिक साइकिल से निकलें, तो उनको 10 से 12 साल का एक रोड मैप क्रिएट करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बहुत तेज़ी से चेंज होती रही हैं, और आप ये भी देखें कि पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 10-12 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे चेंज हुए हैं। तो ज़ाहिर जब भी कोई नया बंदा आता है तो एक नई स्ट्रैटेजी, नई हिकमत अमली आती है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे पास 3 से 5 साल का एक इकनॉमिक फ्रेमवर्क मौजूद हो जिसके अंदर की वेरिएबल्स हों। इस बात का अहाता किया जाए कि कैसे हम अगले 3 से 5 साल बाद हमें या अगले IMF प्रोग्राम के कंक्लूजन के ऊपर हमें IMF से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उसकी हिकमत अमली में प्रिसाइजली अगर हम जाएँ इस बात के ऊपर, तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए हमें 4-5 चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है। आप अगर नंबर्स वाइज देखें तो पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है वो तकरीबन 15 से 18 बिलियन डॉलर रहा है, 22 अरब डॉलर तक भी गया है। अगर हम इस बात पे गौर करते हैं कि 15 से 18 बिलियन डॉलर वो किस तरीके से गवर्नमेंट या हमारी कौम जो है मैनेज करेगी, तो आप देखिए 4-5 सेक्टर हैं जिसके अंदर अगर 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर की एडजस्टमेंट की जाए तो हम 3 साल बाद वहाँ पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये कोई मैसिव नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर टूरिज्म का सेक्टर है, वहाँ से 1.5-2 बिलियन डॉलर साल के निकालना मुश्किल नहीं है। इसी तरह आपकी IT एक्सपोर्ट्स हैं, आप देखते हैं कि इंडिया की तकरीबन 1.5-200 बिलियन डॉलर के आसपास हैं, हमारी 3-3.5 अरब डॉलर के आसपास हैं। तो IT एक्सपोर्ट्स को 10 बिलियन डॉलर तक लेके जाना कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर सही मानों में इन्वेस्ट करें। इसी तरह इंपोर्ट्स हमारी जो है तकरीबन 75 बिलियन डॉलर की हैं। अगर हम इंपोर्ट की लोकलाइजेशन करें, जो कि सारे ममालिक आज के ज़माने में कर रहे हैं, आप इस बात पर गौर करें कि इवन अमेरिका जैसे ममालिक, यूरोप जैसे ममालिक भी अपने इंपोर्ट्स को कम करके और लोकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होना चाहिए? तो अगर 75 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स में से अगर 10% को भी आप लोकलाइज कर लें तो 7-8 अरब डॉलर बन जाते हैं। इसी तरह आप
आपके एक्सपोर्ट्स जो आपकी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स है उसके इंक्रीज़ है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसका मतलब नवाज साहब के रिसोर्सेज हैं लेकिन इंटेंशन और विल का असल में इशू है। ये हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि एनर्जी टैरिफ को भी इतना बढ़ा दिया गया IMF के प्रेशर पर, उसके बाद हम देख रहे हैं गैस और बिजली की प्राइसेस के बाद जो टैक्स कलेक्शन था उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। तो एक आम आदमी पर तो बोझ पड़ रहा है, लेकिन IMF के प्रोग्राम का जो एक बोझ वो जो कर्जों की सूरत में मौजूद है वो कम नहीं हो पा रहे, तो उसको कम करने की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सबसे पहले तो हमें अपना जो करंट अकाउंट है उसको मैनेज करना होगा। जब तक आप करंट अकाउंट को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आप IMF के प्रोग्राम से निकल नहीं सकते, और IMF के प्रोग्राम से अगर निकलेंगे नहीं तो आपके इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे आपके, तो गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्स मजीद जमा भी होगा वो सब कर्जों की नज़र हो जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक कर्जे हों या आलमी कर्जे हों। स्पेशली इस वक्त हमारा जो लोकल कर्जा, डोमेस्टिक कर्जा है, और स्पेशली हमने जो IMF से पिछला माहिदा किया था कि हम सेंट्रल बैंक से बोरो करने की बजाय कमर्शियल बैंक से बोरो करेंगे, तो और ख़राब माहिदा था। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग और बढ़ गई है। नतीजा ये निकल रहा है कि उसकी वजह से हम जो भी मजीद टैक्स कलेक्ट करते हैं वो सब के सब जो है वो कर्जा देने की नज़र हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हमें अपने करंट अकाउंट को ठीक करना होगा। करंट अकाउंट जब कंट्रोल में आएगा, हम IMF से निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जिससे गवर्नमेंट फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी। वो फिस्कल स्पेस जब क्रिएट होगी तो फिर हम जो है अपने दीगर जो हमारे तरक्की के सेक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंट्री का, हेल्थ केयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ों पर इन्वेस्ट करने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन जब तक हमारे पास अगर इस सेक्टर, जैसे बांग्लादेश की अगर हम बात करें, आप 10 साल पहले चलिए, बांग्लादेश ने जब अपने जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए तो उस वक्त बांग्लादेश की इकॉनमी में बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने जो इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए उसमें इस बात को उन्होंने इंश्योर किया कि वहाँ सिक्योरिटी मुकम्मल फराहम की जाएगी, वहाँ बिजली का कोई मसला नहीं होगा, और वो सेक्टर फोकस थे। इसी से अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर देखें, आप दुबई का मॉडल देखिए, उन्होंने भी अपनी इकॉनमी को जब डाइवर्सिफाई करना शुरू किया तो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए। आज सऊदी अरेबिया भी यही कर रहा है कि वो अपने मखसूस एरियाज़ को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कर रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले 10-12 सालों में हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की CPEC में इधर उधर काफ़ी बातें सुनी, लेकिन एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पे भी काफ़ी काम हुआ, लेकिन अब जाके शायद दोबारा उस पर कुछ काम शुरू हुआ। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी की जो कंटिन्यूएशन है शायद वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है, चूंकि पॉलिटिकल सेटअप चेंज होता है, गवर्नमेंट नई आती है, नई इकोनॉमिक टीम आती है, तो वो पिछले जो भी सारे प्लान्स होते हैं वो फिर वहीं पर रुक जाते हैं और नए प्लान फिर इनिशिएट कर लिए। बिल्कुल सही बात है। आप 1990 से देखें, हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है पिछले गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को वो स्क्रैप कर देती है, और फिर देखिए कि इसके अंदर जो लीडरशिप टीम होती है उससे बड़ा मैटर करता है। आप इंडिया की मिसाल देखें कि मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इकोनॉमिक प्लान बनाया, और फिर 10-12 साल तक वो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो 10-12 साल तक वो प्लान जो है वो चलता रहा था। हमारे पास चूंकि गवर्नमेंट की चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो इकोनॉमिक कंटिन्यूटी हमारे यहाँ नहीं रहती। जब तक आपकी इकोनॉमिक कंटिन्यूटी पॉलिसी वाइज और प्रोजेक्ट वाइज दोनों नहीं होगी कि प्रोजेक्ट्स आधे ना छोड़ दिए जाएँ, और हमारे पास 5-7 साल का प्लान फिर विथ इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप, हमें सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं चाहिए। आप देखिए हमारे बहुत सारे कागजों में तो हमारे वो बनते हैं, हमारे प्लान्स बनते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप नहीं होता। आप ये देखें कि मैं इस वक्त अगर आपको दोबारा सऊदी अरेबिया की मिसाल दूं कि जब उन्होंने अपना विजन 2030 बनाया तो साथ ही साथ उसका एक अलग इदारा कायम किया जिसका सिर्फ एक काम था कि उस विजन की जो अहदाफ हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करेंगे तब तक कोई भी पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती। प्लानिंग मिनिस्ट्री तो हमने भी यहाँ रखी हुई है और पूरी वो एक वजारत काम कर रही है, उसके मिनिस्टर भी होते हैं, तो उसका मतलब कि वो भी फिर उनका फोकस नहीं है शायद इकोनॉमिक जो प्लान्स हैं उसके ऊपर। और अभी जो SIFC का इनिशिएटिव लिया गया है, क्या इसको आप एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं? चूँकि इसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कोई भी आए लेकिन ये इसकी कंटिन्यूएशन रहेगी और ये चलता रहेगा, और जितने अरब डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है तो पाकिस्तानी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फिर आगे एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते आप देख रहे हैं? देखिए, SIFC को मैं एज ए इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल के तौर पर देखता हूँ। आप बहुत सारी जो अमेरिका में या बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर पूरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की कमेटीज़ हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क, ऐसी टीम है जो जिनका सिर्फ एक मकसद होता है। देखिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये होती है कि उन प्रोजेक्ट्स को, उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि जिस पर कौम की लॉन्ग टर्म माशी खुदमुख्तारी का दारोमदार और इन्हिसार है। SIFC इसीलिए बना था कि जो है वो प्रोजेक्ट, चूँकि हमारी इकोनॉमिक कंटिन्यूटी या हमारे पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के इशूज़ हमारी कंट्री के अंदर हैं, तो जो इशूज़ हमारे, या जो फॉर एग्जाम्पल आप प्राइवेटाइजेशन की मिसाल ले लें, कई मरतबा हमारे पास प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम स्टार्ट हुए फिर बंद हो गए और खरबों रुपए जो है हमने लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को दे दिए। तो कौन ऐसा बंदा होगा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बालातर होकर इसकी प्राइवेटाइजेशन को इंश्योर करेगा? तो मैं समझता हूँ कि अगर SIFC के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगले 4-5 साल तक कंटिन्यू करें और उसको वो पाए तकमील तक पहुँचाएँ, तो फिर उसके अंदर जाहिर है कि फिर ये इन्वेस्टमेंट अगर उसका एक सर्टन फ्रैक्शन भी हमारे पास आ गया तो भी हमारी इकॉनमी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमारे साथ ही मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी इशू पर भी मजीद बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान कब उस नुक्ता आगाज़ पर पहुँचेगा कि IMF के प्रोग्राम से छुटकारा हासिल हो सके और पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो सके। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे नुमान साहब के साथ कि IMF के इस प्रोग्राम में जिसमें अब हुकूमत जाने जा रही है कितना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान का कोई 24वां प्रोग्राम है जिसको 2024 में पाकिस्तान अप्लाई करने जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान का जो 25वां प्रोग्राम होगा, क्या 3 साल बाद पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और कौन से वो ऐसे इकदाम हो सकते हैं जो उठाए जाएँ, जो इस्लाहात की जाएँ कि अगले प्रोग्राम की फिर पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत ना पड़े और पाकिस्तान की इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी होती नजर आए। तो ज़रा इसी पॉइंट पर नुमान साहब से गुफ्तगू करेंगे। नुमान साहब, ये इस प्रोग्राम में ये तो बहुत नागुज़ीर है, इसके बगैर तो पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त नहीं चल सकती, लेकिन इस प्रोग्राम को अगर आखिरी प्रोग्राम तस्वुर करके IMF में जाया जाए तो वो कौन से इनकलाबी इकदाम होंगे जो कि आने वाली फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को उठाने होंगे कि फिर अगले प्रोग्राम से हम निकल सकें और हमें ज़रूरत ना पड़े जाने की? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक इन प्रिंसिपल डिसीजन लेना होगा कि हमने 3 साल का ऐसा मजबूत प्लान बनाना है कि जो सिर्फ IMF की कंडीशन से कंप्लाई ना करे, बल्कि हमारे साथ साथ हमारी माशी खुद मुख्तारी के लिए भी एक जो है उसके लिए भी साथ साथ हमारे यहाँ होता मसला क्या है कि हम जो हमारी जितनी भी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी प्लानिंग है वो इतने ऑपरेशनल इश्यूज़ के अंदर बिजी रहते हैं कि वो IMF की कंडीशनैलिटीज़ मीट करते करते ही वक्त निकल जाता है। फिर ऑन टॉप ऑफ इट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, जो है हमेशा से ही रही है। अगर आज हम डिसाइड कर लें कि भाई हमने अलॉन्ग साइड अपना जो हमारा IMF का प्रोग्राम है, एक 5 साल का इकनॉमिक प्लान क्रिएट करना है 3 to 5 ईयर्स का, जिसके अंदर उन्हें एरियाज़ पे फोकस किया जाए जो हमारे लिए एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज जनरेट कर सकें। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बात की कि IT एक्सपोर्ट्स हैं हमारी, एक बहुत बड़ा हमारा एरिया है। मैन पावर एक्सपोर्ट, लेकिन स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट है। इस वक्त दुनिया भर में स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह आपकी जो इंपोर्ट की लोकलाइजेशन है, बहुत सारे बेसिक एरियाज़ ऐसे हैं जिसके अंदर हम जो है इंपोर्ट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि हमारी टेक्सटाइल हमारा बुनियादी शोबा है, लेकिन टेक्सटाइल की डाइस, टेक्सटाइल की केमिकल्स, टेक्सटाइल की मशीनरी तक हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। टेक्सटाइल मशीनरी पर आज तक हमने कुछ काम नहीं किया, अरबों डॉलर की हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। एडिबल ऑयल हमारा जो है वो 4-5 बिलियन डॉलर का है, हालांकि हमारे एग्री है। आप एग्री एक्सपोर्ट को देखें कि हम एक तरफ अपने आप को एग्री कंट्री कहते हैं, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर की इंपोर्ट्स हैं वो साल के 10 से 12 बिलियन डॉलर हैं, जिसके अंदर एग्री के केमिकल्स भी हैं, एडिबल आइटम्स भी हैं। तो देखेंगे बहुत ही बुनियादी एरिया है। इस वक्त हम ये बात नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को कोई हाईटेक इकॉनमी क्रिएट कर दिया जाए, हम बहुत ही बेसिक एरियाज़ की बात कर रहे हैं। आप FDI को देख लें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में साल की 1 से 1.5 अरब डॉलर की FDI आती है, जबकि इंडिया की FDI तकरीबन 50 से 80 अरब डॉलर की है। तुर्की तकरीबन 15-20 बिलियन डॉलर लेता है, वियतनाम की 15-20 बिलियन डॉलर है। तो पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान 3 to 5 बिलियन डॉलर, 3 से 5 बिलियन डॉलर की FDI उठा सकता है। बिल्कुल, अगर हमारी मजबूत प्लानिंग हो, हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जाके ये एश्योरेंस दें और हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क कंसिस्टेंट हो, तो FDI, IT एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट लोकलाइजेशन और इस किस्म के जो दीगर मेजर्स हैं, इसको मिला के हम ईजिली अगले 3 से 5 साल के अंदर अपने आप को इस पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं कि कम से कम IMF में हमें ना जाना पड़े। जब हम IMF में नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी, हमें सख्त मेजर्स नहीं लेने पड़ेंगे, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, हमारा इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस मिलेगी। लेकिन उमर साहब, ये सब तो उस वक्त होगा जब 3 साल तक हम थोड़ा मुश्किल वक्त गुजारेंगे। जब हम हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में आने से पहले एक पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हैं, उसमें हम बड़े बड़े वादे रिलीफ के आवाम से करते हैं और आवाम की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि गवर्नमेंट आएगी और बस 2-4 महीने में रिलीफ वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो फिर हमें रियलिस्टिक होकर ये सारी चीज़ें आवाम को भी बतानी चाहिए और फिर हमारी पॉलिटिकल कैंपेन्स भी ऐसी होनी चाहिए कि एक रियल पिक्चर निकल कर आवाम के सामने आए और उन्हें पता चले कि हाँ 2.5 से 3 साल तक कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। मैं तो समझता हूँ कि आवाम ने जो है अभी रिलीफ की उम्मीद रखना भी छोड़ दी है। अगर आवाम को एक रियलिस्टिक सिनेरियो दिया जाए कि अगर 3 साल बाद भी अगर मुल्क एक सही नहज पे आ जाएगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा और मुल्क का एक माशी मुस्तकबिल, आप देखें ना कि अगर आप नौजवानों से बात करें तो उनको मुल्क का अपना माशी मुस्तकबिल मुल्क में नज़र नहीं आता, कि वो कहते हैं कि हर बंदा बाहर निकलने के चक्कर में, लाखों लोग जा चुके हैं, मजीद भी जाने के चक्कर में। आप हर दूसरे बंदे से बात को कहते हैं कि बाहर कहीं नौकरी करा दें। तो ये वो लोग जो निकल रहे हैं, देखिए एक तो हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट वैसे ही कम है, जो टर्शरी हायर एजुकेशन रेट है वो पाकिस्तान का वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जो लोग ये निकल के जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का क्रीम है। 8-9% मुश्किल से हमारा टर्शरी एजुकेशन रेट है, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो सारे पढ़े लिखे लोग भी चले जाएंगे तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री कौन चलाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन चलाएगा, आपकी इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम कौम को एक रोड मैप दे सकें, बता सकें कि हमारे माशी मुस्तकबिल का हमारे पास कोई क्रेडिबल प्लान मौजूद है, तो तब जाके फिर आवाम जो है रिलीफ की बजाय आवाम उम्मीद रखेंगे कि चले 1-2 साल बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर वही टूटी हुई सड़कें होंगी, वही बिजली के मसले होंगे, वही लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ होंगे और कोई इकनॉमिक पॉलिसी का कोई कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क नहीं होगा, और देखिए उसकी बुनियाद होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर। अभी हम IMF प्रोग्राम के हवाले से जो बात कर रहे थे, IMF भी ज़ाहिर है इस बात को जज कर रहा होगा और डेफिनेटली जैसे कि मोडीज़ ने भी कहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कितनी पॉलिटिकली स्टेबल है। अगले 6 महीने के, स्पेशली जो पहले 6 महीने हैं, बहुत ही क्रिटिकल है किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, कौन सी इकनॉमिक एंड फाइनेंस टीम है जो IMF से जो नेगोशिएशन है उसको लीड करती है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम IMF से हमारा मुआहिदा जो है, हमारे IMF से नेगोशिएशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, डिले हो जाती हैं,
माहिदा हो कि ना हो, तो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है, हमें वो सबसे ख़राब है इकॉनमी के लिए। उसी में डॉलर भी ऊपर जाता है, उसी में इन्फ्लेशन भी होता है, उसी में गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले। तो मैं समझता हूँ कि भाई जो भी हमने IMF से मुआहिदा करना है उसको जल्द अज जल्द कंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर सख्त शराइत माननी है तो अभी मान लें, अगर नहीं मानेंगे तो 6 महीने बाद भी माननी पड़ेंगी, एटलीस्ट एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि 3 साल में किस तरह से प्लानिंग करके और कुछ मरबूत इक़दाम उठाकर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकल सकता है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है 2.5 से 3 साल तक फोकस होकर जो तमाम नुकात नुमान साहब ने तजवीज़ किए उस पर काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट भी एक बड़े क्रिटिकल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं एक्सपोर्ट के कि जो खासतौर पर जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान की फूड आइटम्स हैं, उसमें बड़ी अच्छी बेहतरी आ रही है। और मकई के अगर मैं आपसे फिगर शेयर करूं तो ये मकई की एक्सपोर्ट में 1 करोड़ 20 लाख डॉलर का जो एक हदफ था उसको भी इसने क्रॉस किया है और बड़े अच्छे तरीके से इस वक्त मकई की जो इंडस्ट्री है उसने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। और टेक्सटाइल से हटकर अगर 3 बड़ी बरामदात में हम बात करें तो उसमें भी ये मकई शामिल है, जबकि चावल भी इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तानी अच्छे तरीके से इस वक्त दूसरी मार्केट्स में जा रहा है। और जाहिर है कि उसकी एक वजह यह भी है कि इंडियन राइस चूँकि इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। असलम पखाली साहब इस वक्त चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे हम बात करेंगे कि इसमें मज़ीद कितनी गुंजाइश है कि ये मकई की एक्सपोर्ट है और जो खजूर के इस वक्त मुआहदे हुए हैं UAE के साथ, तो इसके ज़रिए मज़ीद एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया जा सके। असलम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो मकई की 1 करोड़ 20 लाख डॉलर की एक्सपोर्ट्स इस वक्त सामने आई है और ये एक ज़ाहिर बड़ी एक्सपोर्ट है, अगर हम फूड आइटम्स को कंसीडर करें तो ये मज़ीद भी बढ़ सकती है, ये इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कितना इजाफा हो सकता है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, मकई एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो स्ट्रगल कर रही थी एक्सपोर्ट करने के लिए। इसकी है ना बेसिक 2 वजह थी। एक था कि इसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन की वजह से जो है ना बहुत से ऐसी कंट्री थी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और दूसरा जो हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसका ऊपर जो मॉइस्चर होता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट इंडिया पे आया है बहुत सीवियर है। जैसे आपने कहा कि चावल बैंड है, अनियन बैंड है, शुगर बैंड है और भी आइटम है, लेकिन मकई बैंड नहीं है। लेकिन इंडिया के पास जो मकई है उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन का लेवल बहुत हाई है और उसमें मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हमें इतना अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट मिला वो मकई कि उसको मॉइस्चर भी काफ़ी कुदरती तौर पे सनलाइट है उसी से उसको ड्राइनेस मिली। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह एफ्लाटॉक्सिन की अवेयरनेस आई फार्मर में, ठीक है। वो सारा क्रेडिट गोज टू नॉट टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बट टू द एक्सपोर्टर्स। उन्होंने ना फार्मर को समझाया, उनको एक किस्म की तालीम दी कि भाई आप इस पे काम करें। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा TDAP को, कि TDAP ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया इसको प्रमोट करने के लिए। जितने भी वसाइल इनके पास थे उन्होंने यूज़ किए और एक किस्म का है ना, आप समझे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मार्केटिंग हुई है। तो जो फूड एक की जो एग्जीबिशन हुई थी उसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टर्स भी आए और मैं खुद एक डेलीगेशन लेके गया था श्रीलंका। अच्छा। और उस डेलीगेशन में हमने प्रमोट किया मकई को और गवर्नमेंट लेवल पे 1500 टन जो है वो उसका टेंडर निकलवाया गया और पाकिस्तानी कंपनियों ने टेंडर सबमिट किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक्सपोर्ट अच्छा हो गया। तो असलम साहब, ये जो 5 साल के पहले के हम फिगर्स देखते हैं मकई की एक्सपोर्ट के, तो ये 10 लाख डॉलर हैं और ये इसमें 11 गुना का इजाफा हुआ कि 1 करोड़ 20 लाख डॉलर्स को भी ये क्रॉस कर गई है इस वक्त इसकी एक्सपोर्ट। तो ये इस तरह के इकदाम और इस तरह का फोकस हमें दूसरी प्रोडक्ट्स पर भी करना पड़ेगा। और कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो 10 से 11 गुना या 15 गुना उनमें इजाफा हो सकता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में? देखें, हमारे पास है ना बेसिकली हम कहते हैं कि जो बास्केट है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर वो सिर्फ 5 आइटमों पे मुश्तमिल। मोस्टली कीनू है, मैंगो है, आपका अनियन है, पोटैटो है और थोड़ा बहुत डेट्स है। ये 5 आइटम है। लेकिन अगर इसी तरह हम काम करते रहें
और अपनी खुद एफर्ट करते रहे तो हमारे पास सबसे बड़ी एक्सपोर्ट हो सकती है बनाना की। एक बनाना ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं मिसाल दूंगा, ईरान जो है वो तकरीबन $450 मिलियन का बनाना इंपोर्ट करता है फ्रॉम फिलीपीन एंड फ्रॉम इक्वाडोर। हम तो बराबर में हैं। सिर्फ अवेयरनेस चाहिए थी फार्मर्स को, और वो वैरायटी के ऊपर काम करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म था, ये सॉरी मीडियम टर्म हम कह सकते हैं, तो वो वैरायटी जो पसंद की जाती है दुनिया में, वो वैरायटी अब डेवलप हो गई है। और इसका जो है ना, टिश्यू कल्चर लैब आ गए हैं जो लोकली प्रोड्यूस, क्योंकि पहले हम वो जो छोटे से प्लांट होता है टिश्यू कल्चर का, वो हमें अगर इंपोर्ट करके लगाना था तो इतने इंपोर्ट उसके लिए बैरियर थे, इतने बैरियर कि आपकी सोच है कि ये जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बने हुए, उनका बड़े मसाइल थे कि हमें परमिशन लेने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों जरूरत इजाद की माँ है, तो लोगों ने यहाँ पे अपनी लैब प्राइवेटली लैब डेवलप की और वो टिश्यू कल्चर में गए, और आहिस्ता आहिस्ता वो प्लांट प्रोड्यूस होना शुरू हो गए, वो वैरायटी आनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स की हमें ज़रूरत है। अब जिस तरह अभी खजूर की काश्त का जो मुआहदा हुआ है यूएई के साथ, तो ये अब इसकी काश्त कितनी बढ़ सकती है और फिर इसकी एक्सपोर्ट्स में उससे कितना इजाफा होगा? ये मुआहदा इस वक्त कितनी अहमियत का हामिल है? बहुत अहमियत का हामिल है। मैं ओपनली कहता हूँ, जितने भी इंस्टीट्यूशन बने जिनको हम बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट देते हैं, हम उनसे क्या हासिल कर चुके हैं? क्योंकि डेट्स जो थी, हमारा ये था कि हम इसके ऊपर कोई काम नहीं करते थे। हम उसको डेट को ड्राई करके ड्राई डेट्स बना के इंडिया भेज देते थे। फिर इंडिया ने जब 200% ड्यूटी लगा दी तो हम रोड पे आ गए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो बलूचिस्तान की डेट्स है, वो बलूचिस्तान से ईरान जाती है, प्रोसेस होके पैक होके वापस पाकिस्तान आ रही है। हम वही डेट्स ईरानी समझ के खा रहे होते, लेकिन वो डेट्स पाकिस्तानी भी है। अच्छा। हाँ, उसकी जो वैरायटी है, असील वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी है। अब जो आपका सवाल है कि सऊदी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आए, यस, बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरह दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी हमारे पास मॉडल है, इजिप्ट का, मोरक्को का। मोरक्को ने बहुत तरक्की की है अपने सिट्रस में, इजिप्ट ने बहुत की है। अब कोई ना किसी को नहीं ले आए, इन्हीं का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को लिए आए और इनसे काम निकाले। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है, आज तक तो हमें इतना कुछ करके नहीं दिया। इवन कीनू की मैं मिसाल दे दूं, कीनू वैरायटी आज से 60 साल पहले अमेरिका ने हमें गिफ्ट दी थी, जो यूएसएड के फंडिंग से आई थी, और वही हमने लगाई। इसके बाद हमने इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। ना हमने कीनू को सीडलेस किया, ना हमने इसकी कॉस्मेटिक लुक है उसको लाने के लिए कुछ, जो कुछ भी पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, पैकिंग, जो भी आप जाके देख लें बलवाल, कोट मोमिन, सरगोदा के एरिया में, तो आपको वही मिलेंगी। तो असलम साहब, ये क्यों यहाँ पर क्यों ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, कोई पेशरफ नहीं हो रही? क्या जो रिसर्च के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या वहाँ पर कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं हो रही? वहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं, हुकूमत का फोकस नहीं है इस तरफ? ज़ाहिर है कि फूड एक्सपोर्ट पाकिस्तान की हमेशा से एक बड़ी इंडस्ट्री रही है। ये तो बड़ा जोक है यार, मैं क्या बोलूँ। हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, खाली बातें। जो कुछ भी होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि एक इदारा बना हुआ है, सिट्रस रिसर्च सेंटर सरगोदा में। आप बिलीव करें, जब भी जाते हैं ना, इनसे मीटिंगें करते हैं कि भाई आप, तो बोला अगले साल नेक्स्ट ईयर आपको हम सीडलेस कीनू दे देंगे, सीडलेस ले लें, क्योंकि दुनिया अब सीडलेस पे चली गई है। अच्छा। हमारा कीनू तो एक्सपायर है, ठीक है, वो बिकता है इसलिए कि वो बहुत चीप है, इसकी वजह से बिकता है, वरना हमारे से कोई कीनू ना खरीदे। अब हमारे मुकाबले में चाइना आ गया है, फार ईस्ट में, हम उससे कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसने इतने वेराइटियां डेवलप कर ली है और इतना शॉर्ट पीरियड में, तो हमें बहुत कुछ। और असलम साहब, जो दीगर हमारी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैंगो, अनियन और पोटैटो है, फिर ये इसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, या ये अच्छी तरीके से इन्होंने मार्केट्स को कैप्चर किया हुआ इंटरनेशनली? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो में हम बहुत आगे हैं। हमारे रीजन में बहुत अच्छी हमारे पास इसकी क्रॉप होती है, और हम इसके ऊपर जो है, अब आज से 3 साल पहले कोई वॉशिंग प्लांट नहीं था पोटैटो के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ओकाड़ा, दीपालपुर, साहिवाल, आरिफ वाला, उस तरफ आप चले जाए तो आपको बहुत सारे वॉशिंग प्लांट मिलेंगे।
जो प्राइवेट, हम जैसे छोटे मोटे एक्सपोर्टर जो है ना, वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करके विदाउट एनी बैंक फाइनेंसिंग वो लगा के हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। हमें ज़रा प्रॉब्लम आ रही है रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रशिया से जो भी रेमिटेंस आ रही है वो रेमिटेंस हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लगे हुए तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। पोटैटो हमारी बहुत बड़ी मार्केट है रशिया के, इसके अलावा गल्फ भी है, इसके अलावा फार ईस्ट भी। अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो में हम 1 मिलियन से ऊपर टन का जो है ना सही। और एक्सपोर्ट असल करते हैं। अनियन और मैंगो का जो इशू है उसमें हमेशा पाकिस्तान में ओवर प्राइसिंग की शिकायत की जाती है। तो ये ओवर प्राइसिंग क्यों होती है कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ सरप्लस क्वांटिटी करते हैं, या फिर जो बेसिक क्वांटिटी जो यहाँ की ज़रूरत की होती है वो भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ शॉर्टफॉल हो जाता है और फिर प्राइस बढ़ जाती है? देखिए, इस वक्त जो है ना अनियन का बड़ा बहरान है, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अनियन का दुनिया में वो है इंडिया, और इंडिया में शॉर्टेज है, इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन की हुई है। पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम है वेरी फ्रेंकली, लेकिन गवर्नमेंट को हमने कन्विंस किया कि देखें आप एक्सपोर्ट बैन मत करें और इसको जो एक्चुअल वैल्यू से भी डबल वैल्यू, कस्टम वैल्यू वो कर दे, फिक्स कर दे। जो हम समझते हैं $700, $750 FOB है, हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि उसको $1200 FOB कर दो। अच्छा। और शिपमेंट शुड ओनली बी अलाउड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, क्योंकि हमें पता है कि जब इंडिया नहीं है फील्ड में और हम ही है, तो व्हाई डोंट वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हमने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और इसकी वजह से हमने एक्सपोर्ट भी बड़ी अच्छी क्वांटिटी कर ली, इसकी वजह से हमने प्राइस भी बहुत अच्छा। एक और बात, ये एक्सपोर्ट हमारी 4 टाइम्स ज़्यादा होती, लेकिन ये बैरियर लगाने से एक्सपोर्ट वैल्यू जिसको हम एमईपी कहते हैं, और दूसरा टर्म्स ऑफ पेमेंट लगाने से हमारी लोकल मार्केट को प्याज बहुत नॉमिनल प्राइस पे मिली है। अगर ये बिल्कुल ओपन होता तो आपकी सोच थी इतनी महंगी प्याज जो है ना 600-700 रुपए रिटेल बिक रही हो। अच्छा, आज जो 200 ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम बखाली साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की फूड एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किस तरह फोकस होकर इसकी प्लानिंग की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब ये जान बचाने वाली अद्वियात की 146 दवाएँ ऐसी हैं जिसमें कीमत में इजाफा कर दिया गया है। निगरान हुकूमत के आखिरी चंद दिन चल रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो ये इजाफा करके अब जा रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जो अद्वियात हैं वो पहले ही एक गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती हैं। तौकीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं, करंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया तौकीरुल हक साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो तकरीबन 150 के करीब दवाओं की कीमत में इजाफा हुआ है, इसमें कौन सी ऐसी दवाएँ हैं जो कि ज़ाहिर एक आम आदमी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है उसको ख़रीदना, और अब ये आहिस्ता आहिस्ता क़ुव्वत ख़रीद से भी बाहर होती जा रही हैं। तो ये इस मसले का कोई हल आपको नज़र आ रहा है? कीमतें कहीं रुकती हुई नज़र आ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहली बात ये है कि ये जो हार्डशिप केसेस से 2 साल से ये फंसा हुआ था मामला, और ये वो अद्वियात हैं जिसमें बहुत सारी एंटी कैंसर प्रोडक्ट्स भी हैं, टीबी की प्रोडक्ट्स हैं, हेपरिन है जो कि हार्ट पेशेंट जब जो भी हो उसको फौरी तौर पे हेपरिन चाहिए होती है, इंसुलिन्स हैं। ये वो अद्वियात हैं जो कि 2 साल 2.5 साल से जो डिवैल्यूएशन हुई है पाक रूपी की और जो इन्फ्लेशन हुई है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस काबिल ही नहीं रही थी कि उस अप्रूव प्राइसेस पे इनको मैन्युफैक्चर कर सके, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी की अद्वियात की जो प्राइसेस हैं वो इसकी पैदावारी लागत जो थी वो ज़्यादा थी और प्राइस कम थी। और ये एक थ्रू प्राइसिंग पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है 2 साल से हमने अप्लाई किया हुआ था, जो कि काफ़ी डिले हुआ, और जनवरी 2023 में ये कैबिनेट में गया, और आफ्टर लॉन्ग रिक्वेस्ट बाय द इंडस्ट्री अब जाके ये अप्रूव हुई हैं। तो अगर ये अभी भी 146 अद्वियात जो कि एसेंशियल हैं उनको अप्रूव किया है, और बाकी जो हैं अभी 123 उनको अभी तक नहीं किया गया। ये अद्वियात ऐसी थी कि अगर आपको मिर्गी का दौरा किसी पेशेंट को पड़ रहा है, या हार्ट पेशेंट है, या इंसुलिन नहीं मिल रही, ये अद्वियात नायाब हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी, या ये स्मगल्ड मिल रही थी, या खुदा न खासा जाली अद्वियात का जो है ना माफिया वो सरगर्म हो रहा था। तो ये तो बहुत अहसन फैसला गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि आपने कहा कि आवाम पे क्या असर पड़ेगा। आवाम के ऊपर ये एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब उनको खुदा न खासा जो भी इन अद्वियात से रिलेटेड बीमार लोग हैं उनको ये अद्वियात अब मिलेंगी नहीं। तो सबसे महंगी दवा वो है जो अवेलेबल नहीं है। तो अब असल में ये तो बहुत ज़रूरी फ़ैसला था, अगर ये ना किया जाता
तो पेशेंट जो है वो तो मारे मारे फिर रहते हैं कि हमने ये देखा है कि पिछले कई हॉस्पिटल्स में सर्जरीज डिले होते देखी हैं, और जिनको इंसुलिन नहीं मिल रही, आप अंदाजा लगाएं कि पेशेंट का क्या हाल हो रहा और था। अब तौकीर ये साहब, ये हकीकत कितने परसेंट का इजाफा आपने मांगा था और गवर्नमेंट ने कितने कितने नहीं, परसेंट अप्रूव किया? अगर ये कुछ ये फिगर आप एक शेयर कर नहीं, सकें। ये परसेंटेज नहीं। देखिए, एक होता ये है कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है हार्डशिप केसेस की, उसमें हमें एक डोजियर जमा कराना पड़ता है कि इसकी कॉस्ट ये आ रही है, रॉ मटेरियल की ये कॉस्ट है, पैकेजिंग मटेरियल की ये कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ करके वो एक डोजियर जमा होता है। फिर ड्रैप की प्राइसिंग कमेटी है, वो पूरा बोर्ड बैठता है और वो तय करता है। अब इसको कंपेयर करता है कि जो इंडिया बांग्लादेश में इसकी क्या प्राइस है, और उसकी बेसिस पे मेरिट पे वो तय करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक दवा की जो है वो 100 रुपये प्राइस है और उसकी कॉस्ट आ रही है 120, और हमने मांगी 140, तो वो बोर्ड जो है वो ड्रैप का उसने कहा हाँ जी ये सही है, ये इस प्राइस पे होना चाहिए। तो एक फिक्स परसेंटेज नहीं है, केस टू केस बेसिस पे। ये चूंकि डिले हुई तो इसलिए ये 262 मेडिसिन हो गई थी। तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, वो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू, इन प्राइसेस को एडजस्ट किया गया है। ये हर प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ी है। ये इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि अगर ये वक्त पे थोड़ा थोड़ा होता रहता तो ये एक्यूट शॉर्टेज ना होती। अब आप ये देखें कि इन अद्वियात की आज भी, क्योंकि अभी अप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी शॉर्टेज है। आप मार्केट में जाके देखें, पेशेंट का बुरा हाल हो रहा है। डॉक्टर्स हमें फ़ोन करते हैं कि भाई ये अद्वियात क्यों नहीं अवेलेबल हो रही। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये फैसला देर से हुआ, लेकिन शुक्र है कि हुआ है, और इसका इम्पैक्ट पेशेंट्स पे ये होगा कि अब ये अद्वियात अवेलेबल होंगी। ठीक है। स्मगलिंग की और जो स्पूरियस ड्रग्स हैं उनका कलाकमा करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर उल हक साहब, फॉर्मर चेयरमैन CEC। हमारे साथ कह रहे थे कि ये एक बेहतर कदम है, लेकिन बहरहाल अब इसका बोझ तो आवाम पर पड़ेगा ही, और आवाम को अब महंगी अद्वियात खरीदना पड़ेंगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।